अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाएंगे जो बचपन में ही माँ बन गई। जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, तो 12 साल की उम्र में वो माँ कैसे बन गई, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के किसी गाँव में जुबैदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियाँ थी। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी बच्ची का नाम आलिया था। जुबैदा के शोहर का बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई। लेकिन जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने जुबैदा से बात की कि बेटी जुबैदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी अब बाकी है, हमारे बाद तुम किसी के दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शोहर के घर वापस आ गई। जुबैदा अपने शोहर की आखिर संभाली हुई कमाई आखिर कितने दिन तक खाती। तो जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा के दूसरे शोहर का नाम अकरम था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की एक बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया तो जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम का ध्यान जुबैदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान उसके बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा अगर ज़रा भी रोता था तो वो जुबैदा को डांटता था कि ये क्यों रो रहा है। इसीलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता था। निशा और आलिया जब भी अपनी अम्मी को काम के लिए कहती तो जुबैदा निशा से कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम अपना काम खुद किया करो, साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। निशा अपने ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी और आलिया को भी कपड़े वगैरह पहना देती थी। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और निशा जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनकी शादी होने वाली थी। निशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार निशा के अब्बू अकरम से चाहते थे कि निशा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूँ। जब निशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से निशा की बात की कि निशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा से कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बड़े भाई का बेटा जो है वो एमए करके शहर से आ रहा है और उसको ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निशा को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है। तो अकरम निशा को लेकर अपने भाई के घर पहुंचा और अपने भतीजे से बोला कि बेटा समीर, ये मेरी बेटी निशा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यही रहेगी। तो समीर ने कहा, चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह निशा पास हो जाएगी। निशा अब समीर के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो निशा उदास होकर बैठ जाती थी। वो रोज़ाना अपनी अम्मी से बात करती थी और अपने अम्मी से कहती थी कि अम्मी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले जाए। उसकी अम्मी कहती थी, बेटा कुछ दिन की तो बात है, फिर तुमने घर ही आना है। निशा को समीर के घर रहने का फ़ायदा ये था कि वो जब भी चाहती थी वो अपने पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी पूछ लेती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। निशा को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था तो वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर ये सवाल मुझे समझा दो। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। निशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब निशा समीर के पास आकर बैठ गई तो समीर ने निशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निशा ने अपने अम्मी को फ़ोन किया और अम्मी से कहा कि अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ।
जुबेदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निशा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। निशा एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर निशा ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी अब्बू से कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा है। निशा जब भी अपने अम्मी से बात करती थी तो वह खुलकर बात नहीं कर सकती थी क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। जुबेदा ने फिर अकरम को कहा कि निशा को ले आओ, वो उदास हो गई है। अकरम ने कहा, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त निशा के अब्बू अकरम अभी सोच ही रहे थे कि निशा को घर लेकर जाना है, लेकिन अचानक से 1000 बैग का ऑर्डर आ गया और सब काम करने वाले जा चुके थे। सिर्फ 2 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, लिहाजा अकरम उन्हीं के साथ लग गया और काम कराने लगा। जुबेदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता ना चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में आया और कहने लगा कि निशा, आज तुमने कुछ पढ़ना नहीं था क्या? और निशा ने अपनी आंखें नीचे रखी। जब समीर निशा के करीब आकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने लगी तो समीर ने एकदम से उसको पेड़ पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती रहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर समीर बोला कि हाँ चाचा जान, आप सच कह रहे हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक भी कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। यह कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वह मुझे 3-4 दिन तक छेड़ता था और जिस दिन घर में कोई नहीं था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वह बाज नहीं आया। जुबेदा ने ये सारी बातें अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे को फ़ोन करके कहा कि समीर, ये तुमने क्या हरकत की है? तो समीर बोला, चचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की है और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ पर मुंह काला करके आई है और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने उसकी ये बातें सुनी तो जुबेदा से कहने लगा कि करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा तो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने निशा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। निशा अभी 12 साल की थी। उसके साथ जो सुलूक जो समीर ने किया था उसने साफ साफ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। निशा के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन निशा की अम्मी ने उसकी हालत ख़राब देखी तो उसे अस्पताल लेकर गई। वहाँ जाकर निशा और उसकी माँ को पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। तो निशा की माँ परेशान हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबेदा को समीर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि मैं समीर को अब नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबेदा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है और अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। जुबेदा बहुत डर गई और घर जाकर अकरम को बताया तो अकरम ने कहा कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही साथ अकरम ने कहा कि अब ये लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती। तो जुबेदा और निशा रोने लगी
और जुबेदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। अब वो उस हालत में नहीं है कि मैं अब उसको छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबेदा अगर तुम यही चाहती हो कि निशा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे, कहेंगे कि सौतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है कि निशा इस घर से चली जाए और इसमें निशा की ही भलाई है। फिर अकरम निशा को लेकर अपने खाला के घर गया। अकरम की खाला ने कहा, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर में रखूं, ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, जब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो, जब तुम बाप होकर उसे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूं। अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबेदा से बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जुबेदा रोने लगी और अकरम से कहने लगी, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि अगर बच्चा ज़ाया करवाया तो निशा की जान को खतरा है। जुबेदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगले दिन जुबेदा निशा को लेकर समीर के घर चली जाती है। जब जुबेदा समीर के घर जाती है तो वो अपनी चाची जुबेदा और निशा को देखकर समीर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबेदा उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहने लगे कि बहन बैठो। तो जुबेदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूँ। उसके बाद जुबेदा निशा को लेकर घर आ गई। जुबेदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबेदा ने अगले दिन समीर को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जहाँ समीर अपनी चाची जुबेदा के घर आता है तो जुबेदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा समीर, ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। तो जुबेदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबेदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ नहीं पता था। पहले तो वह मना करता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। बोलो क्या करोगी मेरा, मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। जाओ बताओ सबको मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबेदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबेदा एक खंजर निकालती है और समीर की गर्दन पर दे मारती है और समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जुबेदा अपनी बेटी को लेकर अपने बहन के घर आती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी बातें सुनाती है। जुबेदा की बहन को यह सुनकर बहुत दुख होता है और वो जुबेदा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है। उसके बाद जुबेदा को पुलिस समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़कर ले जाती है। अकरम को जब यह पता चलता है तो वो जुबेदा से मिलने थाने जाता है। जब जुबेदा से मिलता है तो वह उससे कहता है, जुबेदा ये सब तुमने क्या कर दिया। तो जुबेदा ने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग थी वो अकरम को सुना दी। तो अकरम बोला कि तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही उसका कुछ कर डालता। जुबेदा ने अकरम से कहा कि मैंने आपको तो बताया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबेदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय जुबेदा को 10 साल की सज़ा हो गई और इधर जुबेदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए निशा की खाला ने निशा की शादी अपने बेटे से करा दी
और निशा आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, जो समीर के साथ हुआ क्या वो इसी का हकदार था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।